Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे आप सब, उम्मीद तो बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ वो आपने देखा और आपको अच्छे से समझ में आ गया। आज स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर छोटा है, तो इसको ध्यान से समझना और आपके 6 to 8 मार्क्स आपके इस चैप्टर से एटलीस्ट आपको मिलने वाले हैं। और इजी चैप्टर है और हर बार क्वेश्चन इसमें से पूछता है। जितने भी टॉपिक कवर करूंगा सब के सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस सबके हैं। देख के जाना, छोटा सा चैप्टर है, 4 से 5 टॉपिक है, पूरा का पूरा आपको 8 मार्क्स एटलीस्ट इस चैप्टर से मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब हमें इसमें पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम है बेटा जी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो पढ़ के आए हो कि चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। भाई एक मैनेजर है तो उस काम को कैसे अचीव करेगा, वो क्या था? मैनेजमेंट था, ये तो देख लिया। अब उसके प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल समझते हो ना, जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिद्धांत। अगर आप इस पे चलोगे, उन हमारे इन प्रिंसिपल्स पे चलोगे तो आप एक बेहतरीन, आप एक अच्छे से अच्छा वो काम अचीव कर लोगे। जस्ट सपोज मानो एक पर्सन है जिसका नाम है राम, ठीक है, इसका नाम है राम, और अगर वो एक नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अगर कोई डेली बेसिस पे स्टडी कर रहा है 3 to 5 आवर्स, अगर कोई भी बंदा डेली 3 से 5 घंटे पढ़ता है तो वो एक उसका अचीवमेंट है 90% प्लस। तो अब 95% जाए, हो सकता है 86-85 आए, बट अगर वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ एक प्रिंसिपल के बेसिस, जो प्रिंसिपल बोला गया कि आप इतनी देर पढ़ो तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको मिल जाएंगे। वो बोला गया कि हाँ अगर आप स्टडी करते हो, मन लगा के करते हो तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसी तरह कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपका जो भी टारगेट है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एज अ मैनेजर क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मीनिंग क्या लिखी है देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल ट्रूथ दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more वेरिएबल्स अंडर गिवन सिचुएशन। बोल रहे हैं ये क्या एक फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब आप ऐसा करते हो तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें हो जाती है। साइंस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, कॉमर्स में मतलब मैनेजमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसा करो वैसा हो जाए, बट चांसेस ये है कि जो आप चाह रहे हो वो आपका काम हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट्स। ये रिलेशनशिप किस में एस्टेब्लिश करते हैं? कॉज एंड देयर इफेक्ट्स। आप कुछ भी कॉजेस करो होगे, कुछ भी होंगे तो उसके आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे मैनेजमेंट के अंदर भी। जैसे मान लो एक पर्सन है, ये आपका एक पर्सन है, ठीक है, एक बॉस इधर है, ये सेल्स मैनेजर है, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है। अब ये बेचारा छोटू है, इसका नाम क्या नाम है? इसका छोटू है। अब एक बार ये इसको ऑर्डर दे रहे हैं, एक बार ये इसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा ना यार कि इसकी बात सुने कि इसकी बात सुने। एक टाइम पे दोनों ऑर्डर दे रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो जब इससे क्या होगा कि ये कॉजेस है तो इससे कुछ ना कुछ इफेक्ट भी आएगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव इफेक्ट आएगा, कहीं पर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो मीनिंग तो आपसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी छुपी रहती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाओगे तो कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या है? नंबर 1 यूनिवर्सैलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिवर्सैलिटी होते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जितने भी हैं, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो इंडिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन, पाकिस्तान, श्रीलंका, जहाँ जाना है जाओ, वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी बेटा आपको कि जहाँ पर वो एप्लीकेबल ना हो। नंबर 2 डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिज्म और फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब डायनामिज्म का मतलब होता है बेटा कि टाइम के साथ आप चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो कोई ऐसा चीज़ थी जो 2020 में मैंने देखा, फिर 2023 में कुछ और चीज़ें चेंज हो गई कोविड की वजह से। तो ऐसा नहीं है, जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स आप 2020 में फॉलो कर रहे थे उसी को आप 2022 में फॉलो करोगे। डायनामिज्म का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज होने जाना। फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब चाहो
उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि आपने जो 2020 में अप्लाई किया था वही आप 2023 में अप्लाई करो, आप ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हो। नंबर 3, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या बेटा, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर का मतलब यहाँ पर है कि जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी मैनेजर होता है, उसका बिहेवियर पर्टिकुलर पर्सन मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कोई आपका जूनियर है उसके लिए दूसरा बिहेवियर होगा, जो सीनियर है उसके लिए बिहेवियर दूसरा होगा, कोई ऐसा है जो आपकी बात सुनता नहीं उसके लिए बिहेवियर दूसरा होगा, जो आपकी बात सुनता है उसके लिए बिहेवियर दूसरा होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में समझाई गई। नंबर 4, कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो है बट ये कॉन्टीजेंट नहीं। कॉन्टीजेंट का मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि अगर आप जो प्रिंसिपल्स बोले गए हैं उनको फॉलो करोगे तो वैसा ही होगा। इन्होंने साफ बता दिया है, ठीक है। मतलब जैसे साइंस में होता है ना कि बॉल को ऊपर से फेंकोगे, मार्कर को ऊपर से फेंकोगे, गिर गया, नीचे गिर जाएगा, मार्कर गिर जाएगा। इसी तरह मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। साइंस में ऐसा है, आप ऐसा करोगे, बॉल फेंकोगे तो बॉल उधर जाएगी, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि आप सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये प्रिंसिपल्स है क्या, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो, नंबर 5, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी बताया था कि अगर कुछ उसके कॉजेस होंगे तो उसके इफेक्ट भी होंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे केमिस्ट्री में होता है ना कि अगर कोई केमिकल मिला देते हैं तो उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उसी तरह अगर हम मैनेजमेंट में किसी को मोटिवेट करोगे, किसी को डांटोगे या किसी को कुछ ना कुछ कॉजेस होंगे तो उसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे मैनेजमेंट में भी। नंबर 6, इक्वल इम्पोर्टेंस। इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, मतलब मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है और टाइम टू टाइम वेरी करता है कहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखा जाए, चलो, नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हमें क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है भाई, क्यों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पीछे पड़े हैं, क्या ऐसा क्या हो गया, इंपॉर्टेंस आ गई, ऐसी क्या नीड है हमें। आओ देखा जाए। नंबर 1, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। किसकी बढ़ाता है भैया, मैनेजमेंट की, मैनेजर की। अब ये प्रिंसिपल्स हैं ना, जो कुछ प्रिंसिपल्स अभी क्या हैं, ये प्रिंसिपल्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं अगर उनको आप फॉलो करते हो ना तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मार्कर कहाँ रखना है, समझ रहे हो। कहने का मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा काम कैसे करना है। अब ये प्रिंसिपल बताऊंगा ना एक सारे, तो आपको अच्छा कहेगा अच्छा ये बात है, ये फॉलो करना चाहिए। एक सिस्टम होता है ना कि 10 बजे खाना खा के सो जाना चाहिए, वो प्रिंसिपल्स है। आप फॉलो करोगे तो लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। सुबह 5 बजे उठना चाहिए, सेहत अच्छी रहेगी। नहीं मेरी तरह ऐसे गर्दन करते रहोगे, दर्द होती रहेगी। समझ में आ रही बात। तो मैं प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह अगर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं आप फॉलो करोगे तो वहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2, टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट जान जाओगे। क्लियर है। नंबर 3, टू ट्रेन मैनेजर। टू ट्रेन मैनेजर का मतलब क्या है, मैनेजर को ट्रेन करने में हेल्प करता है। भाई कोई नया मैनेजर है, किसी को आइडिया नहीं है, तो वो इन प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने आप को ट्रेन कर सकता है। ये जो भी मैनेजर्स है वो ट्रेंड हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। नंबर 4, टू अटेन सोशल गोल्स। सोशल गोल्स को अटेन करने में हेल्प करता है। सोशल गोल समझते हो क्या होता है कि देखो कंपनी क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहती है। जो सोसाइटी वो क्या चाहती है, भाई अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं। जो एम्प्लॉय है वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें सैलरी ज़्यादा मिले, है ना। हर कोई शेयर होल्डर अपना प्रॉफिट चाहता है, हर कोई अपना अपना प्रॉफिट चाहता है। तो अगर ये सारी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, सोशल गोल को अचीव करना चाहते हो, तो वहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। ठीक। नंबर 5, टू क्लैरिफाई थिंकिंग। थिंकिंग को क्लैरिफाई करता है कि आपको मालूम चलता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, वह क्या नहीं करना चाहिए। आपकी थिंकिंग, आपका माइंड सेट होता है कि हाँ हमें ये काम करके अचीव करना है। जो भी नए मैनेजर है उनको बहुत ही हेल्प करता है। लास्ट है
टू स्प्रेड नॉलेज, एक दो और है मैंने नहीं करवाया क्योंकि 6 इनफ है, ठीक है। तो टू स्प्रेड नॉलेज का मतलब बेटा कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, आपकी नॉलेज को हेल्प करने में हेल्प करता है। मतलब सर, मतलब आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, जानोगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, उसी तरह आप मैनेजर क्या होगे, दिन पे दिन अच्छे होते चले जाओगे, एक बेहतरीन मैनेजर बन के सामने आओगे। तो नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? तो स्क्रीनशॉट लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, तो बस इसको रफ करता हूँ, फिर आपको इसके आगे का एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। हाँ तो बेटा जी चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर में गारंटी तो नहीं बोलूँगा बट 80% पेपर में आने के चांसेस हैं, और नहीं तो हेनरी फ्यूल, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। दो है आपका, पहला टेलर्स का है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा है आपका हेनरी फ्यूल के, जो भी हमें पढ़ना है वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो दोनों में से एक पेपर ज़रूर आएगा और किस्मत आपकी साथ देगी तो हो सकता है दोनों साथ में आ जाए। तो उसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसको दिया किसने था, याद रखना, FW टेलर ने। किसने दिया था, इनका पूरा नाम क्या था, FW टेलर इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर कौन है, FW टेलर है, ये याद रखना, MCQ में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इनोवेटिव आउटलुक। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बेस होता है किसके ऊपर होता है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मतलब आप उस पर ऑब्जर्व करो, उसको ऑब्जेक्टिव जानो, एनालाइज करो, फिर जाके वो सारी चीज़ों को करो। साइंटिफिक प्रिंसिपल में क्या होता है, साइंस की चीज़ों में क्या होती है, पहले उसको एनालाइज करो, देखो, जानो, समझो। तो उसी के बेसिस पे ये है कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो बस जाओ और शुरू मत हो जाओ, पहले उसको ऑब्ज़र्व करो, एनालाइज करो, देखो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, फिर उसको आउटलुक दो, फिर उस पर जाके वर्क करो। ये बोलता है साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स डिज़ाइन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। अगर ये सारे जो प्रिंसिपल करोगे तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल्स दिए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका ये है, और इसको ध्यान समझना, और पेपर में आने के चांसेस के बहुत ही ज़्यादा हैं, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। नंबर 1 पर बेटा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो अभी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि जिस तरह साइंस में होता है कि हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, है ना, उसी तरह आपको क्या करना चाहिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब है। मतलब डायरेक्ट जाके आपको ट्रायल नहीं करने लगना चाहिए, मतलब आपको पहले चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जब आपने सब चीज़ समझ लिया, एक आपके पास क्वालिटी के प्रोडक्ट है, आपके पास लेबर है, तो आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया, उसके बाद जाके आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। ये बोलता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब कि डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पहले चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, फिर जाकर वहाँ पर सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मान लो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है आपकी। अब फैक्ट्री में आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो अब डायरेक्टली लेबर को ले आओ, फिर कहो कि किसी को भी उठा के ले आए, कहीं भी डाल दिया और कह रहे हो कि हाँ अब देखा जाएगा, जो होगा अब देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले देखना चाहिए वो आदमी यहाँ पर फिट हो रहा है कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट लाए हैं क्या वहाँ पर ये इसको मिलाने से ऐसा होगा कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें हैं, पहले आप उसको एनालाइज कर लो, फिर उसके बाद जाकर प्रैक्टिकल करना चाहिए। समझ में आई बात, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। साइंटिफिकली तरीके से सारी चीज़ें करनी चाहिए, डायरेक्टली आपको शुरू नहीं हो जाना चाहिए। नंबर 2 बेटा, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। नंबर 2 पर क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मतलब क्या होता है, एकता। एकता मतलब यूनियन, और डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो, ठीक है। तो बिज़नेस में हमेशा जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी कंपनी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो ओनर्स वगैरह होते हैं, है ना, जो उनसे काम करवाते हैं, उन लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। वो अच्छे से काम नहीं करते, वो मतलब उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है। तो जो टेलर साहब हैं उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लोगों के बीच में यूनियन होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है
वो अचीव नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए आप चाहे जो करो, जो आप भी आपके अंडर में जो लेबर है उनकी आप सैलरी बढ़ा दो, उनको आप प्रॉफिट ज़्यादा दो, या किसी भी तरह करके आप उनको हैप्पी रखो, आप उनको खुश रखो। हार्मोनी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो नंबर 3, कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। पहली बार आए हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो बेटा, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो भी वीडियो रहेगी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाया करेगी। नंबर 3 है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट का मतलब कि देखो जो भी आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके दिमाग में क्या होता है, भाई इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट कैसे मिलता है? जो लेबर वर्क करते हैं। तो अब जो लेबर आपके वर्क करते हैं ना, उनका माइंड सेट होता है कि अगर हम एक दिन में अगर मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ तो मैं 9 ही कर लेता हूँ, 8 ही कर लेता हूँ, या फिर 10 करना 10 ही कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं एक दिन में 15 कर सकता हूँ तो 10 ही करूँगा। क्यों करूँगा? क्यों लेबर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं 10 प्रोड्यूस करूँगा तब भी मुझे 20,000 सैलरी मिलेगी, अगर मैं 15 प्रोड्यूस करूँगा तब भी मुझे 20,000 सैलरी मिलेगी, अगर मैं 8 प्रोड्यूस करूँगा तब भी मुझे 20,000 सैलरी मिलेगी। किसको लगता है ये? जो कि वहाँ पर लेबर काम करता है। तो वो इतना प्रोड्यूस नहीं करेगा, ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा जब उसको सैलरी फिक्स है उसकी। तो ठीक है, तो ये बोल रहे हैं मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, रिस्ट्रिक्शन हटा दो, उनको और प्रॉफिट दो। मतलब एक एम्प्लॉयर को, एक ओनर को, एक डायरेक्टर को, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना चाहिए? बोनस देना चाहिए, उनके अंदर ऐसी चीज़ जागनी चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए। तो इससे क्या होगा? वो और ज़्यादा काम करेंगे। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं चाहिए, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट इंक्रीज़ कर देना चाहिए, सैलरी देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, कुछ भी ऐसा करना चाहिए ताकि आपका आउटपुट क्या रहे? रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, मैक्सिमम रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सको, उनसे ज़्यादा काम ले सको। काम तभी ले पाओगे जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखोगे, और खुश रखने का सिंपल सा एक तरीका है कि उनकी सैलरी में इंक्रीज़ करो। आप बोलो भाई आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, मैं आपकी सैलरी इंक्रीज़ करूँगा, आपको बोनस दूंगा। ये सारी आप चीज़ें करके मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट कर सकते हो। नंबर 4, डिवीज़न ऑफ वर्कर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है सर? एकदम ईजी है बेटा। ये तो देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग हैं, कम से कम 20-25 लोग होंगे, मान लो किसी में हज़ारों होते हैं। तो डिवीज़न ऑफ वर्क, आप सबके वर्क को डिवीज़न कर दो, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग। ठीक है, सबको अपने अलग अलग काम दे दो, और उसके अलावा साथ ही साथ जो जिस काम में एक्सपर्ट हो। ठीक है, अब आपके पास कोई मान लो है जो बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा है, आप उसको सेल्स में डाल दे रहे हो तो अच्छा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जिस डिपार्टमेंट का बंदा है, जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है, किसी को अकाउंट्स की नॉलेज है तो उसको अकाउंट्स का काम दो, मार्केटिंग का काम ना दो उसको। ठीक है, तो जिस काम में जो परफेक्ट है उसको वो काम दो। तो क्या बोला है? डिवीज़न ऑफ वर्क, सबके काम को, वर्क को डिवाइड कर दो ताकि आदमी को पता रहे कि हमें क्या काम करना है। उसके साथ ही साथ उसको क्या दो? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, भैया ये काम मैंने आपको दिया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर इसमें कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया तुमसे बोला था तो ये काम तुम ही करके दो। ठीक है, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। नंबर 5, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। मतलब ये बोल रहे हैं कभी भी लाइफ में आप कोई भी नया एम्प्लॉयज़ लाते हो, एम्प्लॉय समझते हो ना, जब जॉब के लिए लोग आते हैं, तो किसी को ऐसे ही मत उठा के रख लो। ठीक है, एक साइंटिफिकली बेसिस पे उसका सिलेक्शन होना चाहिए। मान लो कोई एम्प्लॉयज़ आए हैं, जॉब के लिए आया है कोई नया बंदा आपके ऑफिस में, तो साइंटिफिकली बेसिस पे पहले उसको सिलेक्शन कैसे करो? ट्रेनिंग लो एंड डेवलपमेंट हो। मतलब साइंटिफिक मतलब पहले उसका रिटन एग्ज़ाम लो, फिर इंटरव्यू लो, फिर मेडिकल चेकअप हो, सब चीज़ें वो क्लियर कर लेता है तब उसको जॉब में रखो, डायरेक्ट मत रखो। आप एक प्रोसीजर आपको ये फॉलो करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। नंबर 2, ट्रेनिंग देनी चाहिए उसको टाइम, और डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए कि अगर कल को प्रमोशन करना हो या कोई भी काम हो तो उसको भी उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आज जैसा है काम करने में वैसा ही 5 साल बाद भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होगा? जब उसको आप टाइम टू टाइम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे। तो ये 5वां पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया बेटा। नंबर 6 देखो, स्टैंडर्डाइजेशन। 6 क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ये बोलते हैं कि आपकी हर चीज़ में क्या होना चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये मार्कर है, उसको मार्कर को रखने की जगह ये है,
टेबल है यहाँ पे होना चाहिए, तो ये यहीं पर ही होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें जहाँ पर है वहीं पर होनी चाहिए। जैसे और आप एग्जांपल इसमें भी ले सकते हो, ये जैसे आप देख सकते हो कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह एग्जांपल ले लो, आपने कोक देखा होगा, तो कोक आपका चाहे यहाँ मेरे यहाँ यूपी में मिले, चाहे आपका लखनऊ में, आपका पंजाब में मिले, आपका चाहे शिमला में मिले, कोक जैसा ही रहता है, उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। क्या है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है। बनता तो ऐसा नहीं है एक ही जगह, एक दुकान है वहाँ से बन के हर जगह जाता है, बनता तो हर जगह फैक्ट्री है, लेकिन उनका क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब एक क्वालिटी का सामान है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पूरे इंडिया में कहीं भी खरीदने चले जाओ, यहाँ तक कि रोनाल्डो भी जो कोक पी रहा था ना, वो भी क्या है एक सेम तरीके का है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक बेहतरीन क्वालिटी एक सेम तरीके से आपको मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं कि ये मार्कर हमारे यहाँ दूसरी तरह का है, एक कंपनी का दूसरी जगह दूसरी तरह का, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी सेम होनी चाहिए। ठीक, नंबर 7 मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है सर? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि देखो एक एम्प्लॉय है, ये कौन है? एक एम्प्लॉय है जो काम करता है, ठीक है। ये कौन है बेटा? एक ओनर है जो मालिक है, जो काम करवाता है। अब हमेशा याद रखना, जो ओनर है इसको लगता है कि एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहते। होता है कि नहीं होता? अगर आपकी कोई दुकान होगी तो आपको लगेगा नॉर्मली कि जो आपके एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम नहीं करना चाहते, और एम्प्लॉय को लगता है कि ये हमारी सैलरी नहीं बढ़ाना चाहते। क्या सैलरी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बस हमसे काम लेना चाहते हैं। उसको लगता है वो काम नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि हमसे काम कराना चाहता है, हमें सैलरी अच्छी नहीं देना चाहते। ठीक है, ये क्या है? मेंटल रेवोल्यूशन है, दिमाग में बैठा हुआ है कि वो काम करेगा नहीं, उनके मन में है कि वो काम हमको सैलरी ज़्यादा देना नहीं चाहते। तो ये ना होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ओनर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि अगर ये मेंटल रेवोल्यूशन अच्छा रहेगा तो एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम करेगा और ओनर भी उससे अच्छे से रिलेट करेगा। तो ओनर का फ़र्ज बनता है, मैनेजमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके अंडर में जॉब करते हैं, तो उनको ये फील कराएं कि नहीं, हम आपकी केयर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपकी फैक्ट्री में तबाही आ जाएगी। तबाही का मतलब भूकंप वाली तबाही नहीं, तबाही मतलब एक बेहतरीन आउटपुट मिलेगा, आप ग्रो करते चले जाओगे ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। किसके थे ये? FW टेलर जी के। उम्मीद करता हूँ समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी से लास्ट टॉपिक है आज का, वो हम लोग देखते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए जो कि जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कि अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके ग्रो करेगा, ऐसा बोला है किसने? हेनरी फ्यूल में। तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे रखे हैं। तो 1 बाय 1 करेंगे और 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपके सिलेबस में। तो ध्यान से समझना, मैं पूरा का पूरा आपको समझा दे रहा हूँ, बस एक बार जाके बुक से रीड कर लेना, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में तो अभी भी आ जाएगा, बट एक बार बुकिश लैंग्वेज में रीड ज़रूर से करना, और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो देखो बेटा, नंबर 1 पर है डिवीज़न ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल साहब ने बोला, सबसे पहले जो प्रिंसिपल दिया उन्होंने बोला डिवीज़न ऑफ वर्क, जो भी वर्क है उनको डिवाइड कर दो। मतलब जैसे आपके पास 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, तो सबके काम को अलग अलग डिवाइड कर दो। एक को अपना काम, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का काम दे दो, सेल्स वाले को सेल्स का दे दो, मतलब जो भी पर्सन है उसको उसका काम दे दो, ताकि उसको पता रहे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या काम करना है, तो वो अपना काम कर पाएगा। अगर उसको पता नहीं रहेगा तो टाइम उसका वेस्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस होगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क, जो भी पर्सन है सबको उनका काम दे दो, उनको बता दो कि हाँ आपका ये काम है, आपको ये काम करना है। नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हेनरी फ्यूल बोलते हैं अपने प्रिंसिपल्स में कि देखो आप क्या करो, अगर कोई पर्सन आपके यहाँ काम करता है, जॉब करता है, कोई भी मैनेजर है, मान लो सपोज कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है, तो आपको क्या करना है? उससे बोलो भाई ये काम आपकी है, आपने उसको अथॉरिटी दे दी, साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। अगर कोई भी कम ज़्यादा होता है, कोई लॉस होता है बिजनेस में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी ही होगी। समझ में? काम देना तो ठीक है, काम तो दो, अथॉरिटी तो दो कि हाँ आपके पास ये पावर है, लेकिन साथ ही साथ क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है। खाली पावर नहीं है, अगर आपका कुछ लॉस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वही उसका आंसर देगा।
ठीक है, इस तरह से करना चाहिए। आप भी अगर कोई बिजनेस करते हो, किसी को जिम्मेदारी देना चाहते हो दो, लेकिन साथ साथ बोलना भैया देखो तुमको दे तो रहे, लेकिन जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी, ऐसा करना है। ठीक है, देखना फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3 है डिसिप्लिन। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? देखो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना मस्ट है। अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस करते हो आप, तो वहाँ पर डिसिप्लिन होना मस्ट है। भाई वहाँ पे आपके जूनियर भी होते हैं, वहाँ पर आपके सीनियर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, बहुत से लोग होते हैं। तो वहाँ पे सबके बीच में डिसिप्लिन होना चाहिए। सबका बातचीत करने का तरीका अपना एक होना चाहिए, उठने का, बैठने का, हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। तो वहाँ पर डिसिप्लिन होना मस्ट है, ये बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं इनके कि मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 4 यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना। तो वहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। मतलब होना चाहिए क्या? वन सुपीरियर। वन सुपीरियर का मतलब क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो एक जूनियर है, यहाँ पर एक पर्सन है, ये आपका लेबर है। ठीक है, अब इसको काम देने के लिए एक इधर अलग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, इधर सेल्स मैनेजर है, और इधर मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, 3 अलग अलग मैनेजर है। कभी ये ऑर्डर दे रहा है इसको, कभी ये दे रहा ऑर्डर इसको, कभी ये दे रहा ऑर्डर इसको। तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसका काम पहले करें, किसका काम करें, किसका काम करें। तो ये बोल रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब एक कमांड होनी चाहिए, वन सुपीरियर। एक जूनियर को एक सुपीरियर होना चाहिए उसके ऊपर देने वाला, उस 2-3 लोग नहीं होना चाहिए वहाँ पर, नहीं तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो जो भी जूनियर है आपका वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक, नंबर 5 का मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यहाँ कमांड था, कमांड का मतलब वन सुपीरियर होना चाहिए। मतलब सुपीरियर का मतलब क्या था कि एक आदमी को वो आपको करने, उसके अंदर में काम करे। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन हेड वन प्लान। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग हैं, अलग अलग, कोई बोलता है कि हम बड़े हैं, ये बोलते हैं हम बड़े हैं, ये बोलता है हम बड़े हैं, हमारा ज़्यादा जो है ऑफिस में चलता है, लोग हमें पहचानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी हेड बना दो, इसको हमने हेड बना दिया, और एक ही प्लान पे हमें काम करना है। ये नहीं कि इनका प्लान कुछ और है, इनका प्लान कुछ और है, तो सब अपने अपना अचीव करने में लगे। नहीं, वन हेड होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और उसी के डायरेक्शन पे सबको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 लोग हैं तो 4 लोग का प्लान है, 4 लोगों का डायरेक्शन, ऐसा नहीं हो। एक हेड हो उसको हेड बना दो, फिर वो अपने हिसाब से डायरेक्शन देगा कि हाँ ये काम करना है, ये काम करना है, बाकी सबको उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर 6, बुक से एक बार रीड कर लेना, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है और जनरल इंटरेस्ट भी होता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब समझते हो, जैसे एम्प्लॉई है। अब जैसे मान लो ये एक हमारा एम्प्लॉई है, इसका नाम है मिस्टर राहुल। अब राहुल जी का क्या है ना कि इंटरेस्ट है कि हमारे पैसा बढ़ जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, इनका ये भी एम्प्लॉई है, इनका अलग है, इनका अलग है, ये सब चाहते हैं हमारी सैलरी बढ़ जाए। समझ में आ रही बात? ये क्या हो गया? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट क्या है? जब कंपनी का भला हो जाए, जब कंपनी को प्रॉफिट हो जाए, जब कंपनी को प्रॉफिट हो जाए, तो ये क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब ऐसा करो कि एज अ मैनेजर आपको बोलना चाहिए राहुल को या इनको कि देखो भाई तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करो, हम तुमको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। ठीक है, उनका प्रॉफिट फिक्स मत रखो, उनको प्रॉफिट बढ़ा दो। इससे क्या होगा? वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो इससे क्या होगा? कंपनी का जो टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा, और इन लोग को भी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो राहुल भी खुश और कंपनी भी खुश। समझ में आ रही बात? राहुल भी खुश, कंपनी भी खुश। तो जो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो भी काम हो जाएगा, जनरल इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक, नंबर 7, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? जो भी आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको आप 2 चीज़ देते हो, एक आप वेजेस देते हो, एक आप क्या देते हो बेटा? सैलरी दिया जाता है। तो वेजेस और सैलरी देते हो, तो जो रेम्यूनरेशन है, जो वेजेस और सैलरी है, उनके काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर आप उससे 8 घंटे काम लेते हो तो उनको उस हिसाब से ही पैसे दो। अब ये नहीं 8 घंटे काम करा के आप 3 घंटे वाले पैसा देते हो। तो अगर सैलरी कम होगी तो कोई भी एम्प्लॉय लिख के ले लो, बहुत दिन तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएगा, वो दूसरी जॉब ढूंढता रहेगा, जहाँ उसे जॉब मिलेगी दूसरी, वो छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा, फिर आप देखते रह जाओगे। तो उसको सैलरी एक अच्छी दो ताकि आपके यहाँ वो टिक के मन लगा के काम कर सके। नंबर 8 पर है बेटा सेंट्रलाइजेशन। क्या है? सेंट्रलाइजेशन। ठीक है,
सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो दो चीज़ होती है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक आपका बॉस है, ये कौन है बेटा? आपका एक कंपनी में बॉस है। अब इसके अंडर में जॉब करते हैं लोग, ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब बहुत से लोग इसके अंडर में जॉब करते हैं। तो एक लोग के पास अथॉरिटी होना, मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक लोग के पास अथॉरिटी होना। अगर इसको कोई काम करना है तो ये इनसे पूछेगा, इसके अंडर में भी लोग हैं, अगर इसको कोई काम करना है ये इनसे पूछेगा। मतलब क्या होता है? सब सारे के सारे डिसीज़न, जितने भी बड़े से बड़े डिसीज़न है वो एक आदमी लेता है। कौन? बॉस, और कोई नहीं ले सकता। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि सारी चीज़ें एक आदमी लेता है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बॉस ने बोला यार क्या छोटे छोटे काम के लिए मेरे पास चले आते हो, एक काम करो यार, ये काम तुम देख लेना, प्रोडक्शन का, सेल्स का तुम देख लेना, मार्केटिंग का तुम देख लेना, अकाउंटिंग का तुम देख लेना, जब कोई बड़ी बात होगी ना तुम मेरे पास आना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब एक आदमी के हाथ में अथॉरिटी हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब कई लोगों के पास अथॉरिटी हो। तो ये कंपनी बोलती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने हेनरी फ्योल ने बोला है कि यार एक काम करो तुम लोग कि जहाँ कुछ जगहों पर सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और कुछ जगहों पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए काम के अकॉर्डिंग। ठीक। नंबर 9, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब ये होता है, इसको रफ कर दूँ। देखो स्केलर चेन का मतलब ये होता है बेटा कि पहले क्या होता था, जैसे मान लो ये एक आदमी है F, यहाँ पर है M। अगर F को M से बात करनी है तो इसको समझ लो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ये सेल्स डिपार्टमेंट का है। तो अगर इसको इससे बात करनी है तो पहले इसको इससे बोलना पड़ता है, इससे करते करते यहाँ तक बात पहुँचती थी। मतलब एक लंबी चेन होती थी। तो वहाँ पर क्या होता था, कोई भी डिसीजन लेने में टाइम लग जाता था, इसको इससे बात डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्केलर चेन की हेल्प की मदद से, स्केलर चेन की हेल्प से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट F वाला M से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। समझ में आ रही बात? इसको ये किसकी हेल्प से होता है? स्केलर चेन की हेल्प से होता है। बोलते हैं ये चीज़ आपको अपने मैनेजमेंट में लानी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग गैंग प्लांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गैंग प्लांक अभी क्लियर हो गया, स्केलर चेन समझ में आ गया। ठीक है, जब किसी को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इसके विद द हेल्प ऑफ स्केलर चेन। नंबर 10 पर है बेटा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब यहाँ पर किसी को ऑर्डर देने की बात नहीं हो रही, ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर का मतलब हर चीज़ एक सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। मतलब जैसे कोई सामान है तो वो वहाँ पर रखा होना चाहिए, कोई एम्प्लॉइज़ है तो वो जो जिस काम के लायक उसको उस काम ही करना चाहिए। किसी को अगर ये मार्कर है, ये बुक है, कहीं पर रखी है ना तो वो ऑर्डर में ही रखी होनी चाहिए, जब ढूंढो तो वो वहाँ पर आपको मिल जानी चाहिए, कोई चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 11 इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या? इक्विटी का मतलब इक्वालिटी रहना। देखो जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेल काम करते हैं, कुछ फीमेल काम करती हैं, तो वहाँ पर कहीं से भी आपकी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनमें क्या होनी चाहिए? इक्विटी होनी चाहिए। अगर आप किसी मेल से 8 घंटे काम कराते हो, फीमेल से भी 8 घंटे काम कराते हो, तो आपको सैलरी दोनों को इक्वल देनी चाहिए। ये नहीं चाहिए नहीं हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं मेल को, फीमेल को कम दे रहे हैं, या फिर फीमेल को ज़्यादा दे रहे हैं मेल कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए, इक्विटी होना चाहिए। ठीक है। नंबर 12 स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। स्टेबिलिटी और टेन्योर का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये होता है, ये प्रिंसिपल्स में ये इसलिए बोला गया है कि आपके जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, आपके बहुत से एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, तो उनको स्टेबिलिटी देनी चाहिए। मतलब अगर उसको ये लग रहा है आज हम जॉब कर रहे हैं, कल हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, तो वो मन लगा के काम नहीं कर पाएगा। आप क्या करो, अपने एम्प्लॉइज़ को स्टेबिलिटी दे दो कि आप कितने दिन उसको रखने वाले हो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कब तक वो जॉब कर सकता है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो एक डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको स्टेबिलिटी लगेगी, हाँ इतने दिन तो मेरी जॉब सिक्योर है, तो फिर वो अच्छे से मन लगा के काम कर सकेगा। ठीक। नंबर 30 इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का मान लो कोई लेबर है, कोई मतलब असिस्टेंट मैनेजर वगैरह है, तो उनकी भी आपको बात सुनना चाहिए। अगर वो आपको कोई आइडिया दे रहा है, इनिशिएटिव है, तो आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। एज आपको इनिशिएटिव होना चाहिए मैनेजर, आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। अगर उनके आइडिया काम के हैं तो उसको भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहिए। ये नहीं कि भैया वो लेबर है वो क्या हमें आइडिया देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी बात को सुनना चाहिए। ठीक। और लास्ट पॉइंट है बेटा स्प्लिट द कॉस्ट। और ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अलग से पूछ लेता है। अलग से समझते हो कि ये अलग तो आया कोई 5 लिखो कोई 8 लिखो, ये अलग से पूछ लेता है। स्प्लिट द कॉस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेटा यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब स्प्लिट द कॉस्ट का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ
स्ट्रेंथ। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बेटा? यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एकता में शक्ति होती है, समझ रहे हो? एकता में शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है एकता में? ये बोल रहे हैं कि अगर कई लोग मिलके साथ में काम करते हैं तो उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी होनी चाहिए। मतलब जो भी ओनर हैं, जो भी शेयर होल्डर हैं, जो नीचे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके बीच में कहना सा होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, साथ में मिलकर काम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर साथ में मिलकर काम करोगे तो आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, अचीवमेंट गोल की हो जाएगी। लेकिन अगर आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है, यूनिटी ही नहीं है, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर से देखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट, बस इसको अलग से ज़रूर से देख लेना। क्लियर है? तो आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। लास्ट टॉपिक आपका एक तो शायद बुक में है कि डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्यूल्स और टेलर्स, तो वो बुक में है। दो पॉइंट्स देख लेना। वैसे उसके चांसेस कम ही रहते हैं, बट एक बार देख लेना, ठीक है? तब भी उसको भी डाउट रहेगा तो ताना मैं बता दूंगा। बाकी आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की, जो कि मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। और जैसा मैंने बोला था आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिल रही है ना, तो बस मिलती ही रहेगी वैसे ही। और 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो ठीक है, तो इसको जितना मैंने समझाया है एक बार जाके बुक से ज़रूर रीड करना, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो यार, कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट आप लोग के बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक है? तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।